मिंगशू है, मैं इंटर्न जॉब कर रही हूँ और मैं एक राइटर भी हूँ। सुबह से शाम तक मैं काम करती रहती हूँ ताकि पैसे कमा सकूँ। मुझे लव फैंटेसी भी काफी पसंद है। हर रात मेरे ख्वाबों में मेरा राजकुमार आता है और सुबह को चला जाता है। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझे मिलता नहीं और जो मिलता है वो मुझसे प्यार नहीं करता। अजीब किस्मत है मेरी। अरे नहीं, इसका तो एक्सीडेंट हो गया। इसकी साइकिल तो कार से टकरा गई। ओवर थिंकिंग का नतीजा। हैंडसम बॉय कार से उतर के पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहती है कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? मेरी स्कूटी तो तुमने तोड़ डाली। बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके मैंने ली थी। वो कहता है कि मुझे कहीं अर्जेंट जाना है, मैं अपने मैनेजर को तुम्हारे पास भेजता हूँ। वो कहती है कि नहीं, अगर तुम भाग निकले तो फिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती फिरूंगी। बस तुम मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस दे दो, फिर भले दफा हो जाओ। वो कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है। वो कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, अपने मोबाइल से ट्रांसफर कर दो। वो उसे पैसे ट्रांसफर करता है। मिंगशू खुश होके कहने लगती है कि हैंडसम, अगर दोबारा मौका मिले तो फिर से जरूर टकराना। दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। उसके बाद हमें पता चलता है कि मिंगशू की मॉम काफी बीमार है। अगर जल्दी से उनकी सर्जरी नहीं हुई तो वो मर जाएगी। इसी वजह से मिंगशू काफी परेशान दिखाई दे रही है। 5 लाख रुपए जमा करना कोई आसान काम नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम सीईओ लू चैंग को स्टाइलिश वे में ऑफिस जाते हुए देखते हैं। अरे ये तो वही कार वाला बंदा है। तभी मिंगशू उसे धक्का देते हुए अपने रास्ते चल देती है। लू चैंग पूछने लगता है कि ये बदतमीज लड़की कौन है। उसके लोग बताते हैं कि बॉस ये न्यू इंटर्न है। लू चैंग इस बात को इग्नोर करके मीटिंग रूम की तरफ जाने लगता है, पर दूसरी तरफ हम मिंगशू को मीटिंग रूम में देखते हैं। ये लड़की तो सीईओ के सीट पे बैठी हुई है। तभी वहाँ पे सीईओ और सभी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स आ पहुँचते हैं। लू चैंग को देख मिंगशू घबरा सी जाती है और इसी कश्मकश में वो सारी कॉफी लू चैंग के कपड़ों पे गिरा देती है। गलती का एहसास होते ही वो कहने लगती है कि सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दे, मैं अभी साफ कर देती हूँ। सभी लोग हैरान होके देखने लगते हैं। लू चैंग को याद आ गया, ये तो वही स्कूटी वाली लड़की है। मिंगशू सोचने लगती है कि हाय, मुझे मेरा प्रिंस मिल गया। अब मेरे सारे अधूरे सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। मीटिंग एंड होने के बाद लू चैंग मिंगशू से कहता है कि ओए लड़की, तुम मेरे पीछे आओ। वो उसे अपने ऑफिस ले जाता है और पूछने लगता है कि तुम तो वही हो ना जिसने मुझसे 5,000 रुपए लिए थे। वो कहती है कि हाँ, पर क्या तुम वाकई में मेरे बॉस हो? वो कहता है कि नहीं, मैं किराए का बॉस हूँ, कुछ दिन के लिए यहाँ पे काम करने आया हूँ। सुन लड़की, ये ऑफिस है, कोई थिएटर नहीं। तुमने मेरी बेल्ट खराब कर दी है, इसे ले जाओ और धुलवा के ला। अब जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। वो जाती है, फिर से वापस आती है। लू चैंग मुझसे कहता है कि मेरा ये ट्राउजर भी धुलवा के लाना। वो कहती है कि तेरी बहुत सुन ली, अब कुछ मेरी भी सुन ले। तुम्हारी वजह से जो मुझे ये चोट लगी है उसका हिसाब कौन देगा? क्या मैं तुम पे केस कर दूं? वो कहता है कि नहीं, आज के बाद संभल के रहना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब जाओ, अपना काम करो। उसके बाद लू चैंग को घर से इमरजेंसी कॉल आती है। दरअसल बात ये है कि उसकी बहन काफी टाइम से बीमार है। वो अपने भाई से कहती है कि मुझे हर रोज डरावने सपने आते हैं, क्या मैं भी मॉम डैड की तरह मर जाऊंगी? वो कहता है कि नहीं बहना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बीमारी काबिले इलाज है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। वो कहती है कि मैं भी कितनी बुरी हूँ ना, मैंने अपने भाई को परेशान कर रखा है। तुम अपना सारा काम छोड़ के मुझे देखने आ जाते हो। वो कहता है कि बेवकूफ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी सिस्टर हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अब ज्यादा मत सोचो, आराम करो। बाद में डॉक्टर लू चैंग को बताता है कि तुम्हारी बहन की कंडीशन सही नहीं है, हमें सर्जरी करनी होगी। वो कहता है कि तो फिर करो ना, देर किस बात की है? डॉक्टर कहता है कि
मसला ये है कि उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। हमें वो चाहिए, नहीं तो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है, मैं अभी से ही अपने बंदों को इसी काम पे लगा देता हूँ। होपफुली कोई ना कोई डोनर जरूर मिल जाएगा। अगर आपको पता चले तो मुझे बता देना। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंगशु को उसके कलीग्स बताने लगते हैं कि बॉस को RH नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। क्या तुम्हें ये बात पता है? ये सुन मिंगशु सोचने लगती है कि ये ब्लड ग्रुप तो मेरा है, क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए? इसी दौरान मिंगशु के सर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब मिंगशु होश में आती है तो लू चैंग उससे पूछने लगता है कि लड़की, तुम मेरा ट्राउजर क्यों नहीं धुलवा के लाई? अब इन्हें कौन वॉश करेगा? वो कहती है कि मैं और कौन, खुशबूदार डिटर्जेंट लगा के वॉश करके आपको वापस दूंगी। वो कहता है कि मेरे कपड़े कीमती हैं, तुम खुद को बेच दोगी तब भी इनके पैसे नहीं चुका पाओगी। वो कहती है कि अब आप बस भी कर दो, मैं अभी अभी तो होश में आई हूँ, आप मुझे दोबारा से बेहोश करना चाहते हो क्या? वो कहता है कि निकलो यहाँ से, ये मेरा ऑफिस है, कोई हॉस्पिटल नहीं। आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना, समझी? मिंगशु के जाने के बाद लू चैंग को ग्रैंडमा की कॉल आती है। वो उसे घर आने को बोलती है। जब लू चैंग घर पहुंचता है तो उसकी ग्रैंडमा उसे बताने लगती है कि बेटा मैंने एक लड़की ढूंढ ली है, वो अपना ब्लड देने को तैयार हो गई है। वो कहता है कि ठीक है, आप उसे यहाँ पे बुलाइए। कुछ देर बाद मिंगशु वहाँ पे आ पहुँचती है। इसे देख लू चैंग थोड़ा हैरान होता है। मिंगशु उससे कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि आज के बाद मेरे सामने मत आना, तो अब तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? बड़े बेशर्म हो तुम। ग्रैंडमा लू चैंग से कहती है कि तुम अभी के अभी इसे सॉरी बोलो। वो कहता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, ये यहाँ पे क्या करने आई है? ग्रैंडमा कहती है कि चुप करो, याओ याओ की जिंदगी अब यही लड़की बचा सकती है, तुम इसके साथ अच्छे से पेश आओ। अब मैं जाके इसके लिए कुछ स्पेशल बना के लाती हूँ। उसके बाद जब मिंगशु की नजर लू चैंग के शर्ट पे बने डिजाइन पे पड़ती है तो वो हंसने लगती है। वो पूछता है कि किस खुशी में दांत निकाल रही हो? वो कहती है कि किस बेवकूफ ने तुम्हें ये शर्ट बाय करके दी है? वो कहता है कि मैं जो मर्जी पहनूं, तुम्हें क्या? वो कहती है कि मेरी बात गौर से सुन, मैं तुम लोगों की ब्लड बैंक हूँ, सो आज से तुम मुझे छेड़ना मत और ना ही मेरी इंसल्ट करना। अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं अपना ब्लड नहीं दूंगी, समझे? वो कहता है कि ठीक है, ये लो क्रेडिट कार्ड, इसमें 10 लाख रुपए हैं, अगर कुछ और चाहिए तो बता देना। अब तुम अपना ब्लड टाइम पे देने आना, भाग मत जाना, समझी? मिंगशु की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसे अपनी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे मिल गए। इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या होगी? उसके बाद ड्रामे में सेकंड में लीड की एंट्री होती है जिसका नाम शु भाव है। यहाँ हम बताते चलें कि ये लड़का लू चैंग का कजन भी है। मिंगशु और ये स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब मिंगशु उससे मिलती है तो पूछने लगती है कि 2 साल बाद अचानक से मिलने आए हो, कहाँ पे मर गए थे? वो कहता है कि मैं अब्रॉड में था, तुम्हारी याद आ गई सो तुम्हें देखने आ गया और इसी बहाने मैं ग्रैंडमा से भी मिल लूंगा। चलो अब कार में बैठो, बाकी की बातें रेस्टोरेंट में करेंगे। जब लू चैंग इन दोनों को एक साथ देखता है तो उसका मूड खराब हो जाता है। फिर क्या, ये अपने बंदों को मिंगशु की जासूसी पे लगा देता है। शु भाव और मिंगशु रेस्टोरेंट पहुंच गए। वो उससे कहता है कि जब हम स्कूल में थे ये मीट बॉल्स हमें काफी पसंद थे। वो कहती है कि हाँ, पर अब मेरा टेस्ट चेंज हो गया है। तभी शु भाव को ग्रैंडमा की कॉल आती है जो उससे कहने लगती है कि बेटा तुमने लड़की ढूंढ ली ना, अब उसे डिनर पे ले आओ। कॉल कट करने के बाद ग्रैंडमा लू चैंग से कहती है कि तुम्हारे कजन ने लड़की ढूंढ ली और एक तुम हो जो अभी तक कंवारे बने फिर रहे हो। जल्दी से तुम भी कोई अच्छी सी लड़की तलाश कर लो ताकि मैं उसके साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर सकूं। वो कहता है कि नहीं ग्रैंडमा, अभी मेरा फोकस अपने करियर पर है। वो कहती है कि
हाय हाय, तुम फिर से शुरू हो गए। तौबा तौबा, मैं चलती हूँ। दूसरी तरफ घर ड्रॉप करने के बाद शुभाओ मिंशु से कहता है कि आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। वो कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, फालतू बातें मत करो, अब तुम यहाँ से निकलो। इसके जाते ही मिंशु सोचने लगती है कि ये लड़का तो मेरा प्रिंस चार्मिंग नहीं है। मैं तो शुरू से ही उसे अपने भाई जैसा समझती आई हूँ। मैं भला उसे कैसे लाइक कर सकती हूँ। लो जी, आ गया लू चैंग। वो मिंशु से कहता है कि आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर तुम किसी से नहीं मिलोगी। मैं ये अपनी सिस्टर की सेफ्टी की वजह से कर रहा हूँ। वो कहती है कि तेरे पैसे मैं तुझे लौटा दूंगी, और हाँ, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे कंडीशंस पे नहीं जी सकती। मैं जिससे मिलूं तुम्हें क्या। अब मैं जा रही हूँ, तुम भी दफा हो जाओ। जब वो जाने लगती है तो तभी लू चैंग उसे रोकता है और कहने लगता है कि रास्ते में मुझे ये फूल दिख गए, सो मैंने बाय कर लिए। इन्हें पकड़ो, अब मैं चलता हूँ, बाय। वो कहती है कि ओए, इस तरफ से नहीं, उस तरफ से जाओ, पागल। नेक्स्ट मॉर्निंग शुभाओ फिर से मिंशु से मिलने आता है और वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम इस फ्राइडे को फ्री हो, हम साथ में डिनर करेंगे। ये सुन मिंशु को याद आता है कि लू चैंग ने भी इसे फ्राइडे को अपने घर पे इनवाइट कर रखा है। वो शुभाओ से कहती है कि नहीं, मैं फ्री नहीं होंगी। वो कहता है कि ठीक है, बाद में बात करते हैं। फिर मिंशु हॉस्पिटल अपनी मॉम से मिलने जाती है। अच्छी बात ये है कि अब इनकी सर्जरी जल्दी ही हो जाएगी, जिसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फ्राइडे को मिंशु लू चैंग के साथ उसके घर जाती है, पर जब वो वहाँ पे शुभाओ को देखती है तो हैरान रह जाती है। अब जाके इसे पता चला कि ये दोनों कजन्स हैं। खैर, शुभाओ मिंशु के साथ फ्री होके बातें करने लगता है। ये देख लू चैंग थोड़ा जेलस होने लगता है और खाना भी नहीं खा पाता। डिनर के बाद लू चैंग मिंशु को घर ड्रॉप करने जाता है। वहाँ पे वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा और शुभाओ का आपस में क्या रिलेशनशिप है, जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से फायर कर दूंगा। वो कहती है कि कुछ खास नहीं, वो बस मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वैसे तुम इतने जेलस क्यों हो रहे हो। वो कहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे अपने हर एम्प्लॉय की फिक्र रहती है। तुम ये बात नहीं समझोगी, अब जाके आराम करो, बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंशु लू चैंग के पास जाके उसे कहने लगती है कि ये रहा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, हमारी डील कैंसिल हुई। तुमने तो मुझे स्लेव बना रखा है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहता है कि अच्छा, अब मैं समझा, तुम मेरे कजन को पसंद करने लगी हो, तभी मुझसे दूर जा रही हो। वो कहती है कि ये झूठा इल्जाम तुम मुझ पे मत लगाओ, और हाँ, मैं टाइम पे ब्लड देने आया करूंगी, मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूँ। अब मैं चलती हूँ, बाय। बाद में मिंशु सोचती है कि मैंने जो किया ठीक किया, अब उसकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। रात को जब मिंशु घर वापस आती है तो वो वहाँ पे शुभाओ को देखती है। इसकी हालत तो ठीक नहीं लग रही, इसने पी जो रखी है। मिंशु उसे घर के अंदर ले जाती है। ये दर्दनाक नजारा देख लू चैंग का दिल टूट सा जाता है और वो वापस चला जाता है। शुभाओ अपनी फीलिंग्स मिंशु को बताने लगता है, पर वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये सुन वो पूछता है कि क्या तुम मेरे कजन से प्यार करती हो। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मुझे जबरदस्ती अब्रॉड भेज दिया। इन सब से भी इसका दिल नहीं भरा, तो वो अब मेरे प्यार को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। ये मैं होने नहीं दूंगा। ये बात बोल के वो चला जाता है। बाद में हम मिंशु को काफी परेशान देखते हैं। दो कजन्स के बीच ये लड़की फंस के रह गई है। मामला गंभीर होता जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अपने कजन की वजह से लू चैंग घर के बजाय ऑफिस में ही रहने लग गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कजन्स के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मिंशु लू चैंग से कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे काम करूँ तो बता दो, मैं अभी के अभी चली जाती हूँ। वो कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम शुभाओ की वजह से जॉब छोड़ने को भी तैयार हो गई हो। वो कहती है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। तुमसे अच्छा तो वो शुभाओ है,
तुम तो काफी रूड बनते जा रहे हो, तुमसे बहस करना फजूल है, अब मैं चलती हूँ। वो कहता है कि इस तरफ से नहीं, उस तरफ से जाओ पागल। मिंगशु को अपनी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे जमा करने हैं। क्रेडिट कार्ड तो वो पहले से ही लू चैंग को वापस कर चुकी है, पर शू बाओ ने इसे एक एक्सपेंसिव पर्स गिफ्ट किया था। अब वो उसे सेल करना चाहती है। इसी वजह से वो अपने एक कलीग से कहने लगती है कि तुम इसे सेल करने में मेरी हेल्प करो। ये बात सुन जेलस यांजी कहने लगती है कि छी, तुम तो बड़ी बेशर्म निकली, दूसरों के दिए गिफ्ट्स को सेल करने लगी हो। ये बात सुनते ही लिन चू उसे थप्पड़ दे मारती है। ऑफिस में शोर शराबा सुनते ही लू चैंग वहीं पे आ जाता है और वो मिंगशू से कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये सब करके मजा आ रहा है। यांजी कहने लगती है कि इस लड़की के ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये बात सुनते ही लू चैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ, अब तुम दफा हो जाओ। लू चैंग की बातों ने मिंगशू को दुखी कर दिया है। वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, सब मुझे गलत समझ रहे हैं। लू चैंग भी मुझ पे बिलीव नहीं कर रहा। उसी दिन बोरिया बिस्तर समेटते हुए यांजी मिंगशू से कहने लगती है कि अब से तुम संभल के रहना, आज मैं जा रही हूँ तो कल तुम भी जा सकती हो, ज्यादा खुश मत हो, तुम यहाँ पे नहीं टिक पाओगी, सीईओ खुद तुम्हें निकाल फेंकेगा। इसके जाने के फौरन बाद मिंगशू को हॉस्पिटल से डॉक्टर की कॉल आती है, जो उसे कहता है कि तुम फौरन से यहाँ पे आ पहुँचो। वहाँ पहुँचने पे डॉक्टर उसे बताता है कि हमें तुम्हारी मॉम की सर्जरी जल्द से जल्द करना होगी, तुम पैसों का बंदोबस्त कर लो। ये सुन मिंगशू लू चैंग को कॉल मिलाती है, पर अफसोस उसका नंबर ऑफ जा रहा है। फिर वो शू बाओ को कॉल करके उसे हॉस्पिटल आने को कहती है। दूसरी तरफ जब लू चैंग को पता चलता है कि मिंगशू ऑफिस में नहीं है, तो वो एक एम्प्लॉय से पूछने लगता है कि ये लड़की कहाँ पे चली गई। वो बताती है कि बॉस मिंगशू हॉस्पिटल गई हुई है। ये बात जान के लू चैंग थोड़ा सा परेशान होता है और वो उसी टाइम वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जब शू बाओ हॉस्पिटल पहुँचता है तो मिंगशू उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो, मॉम की सर्जरी के बाद मैं घर सेल करके तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी। तुम्हारे अलावा मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। वो कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी जाके फीस जमा करके आता हूँ, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी लू चैंग भी वहाँ पे आ पहुँचता है। इन दोनों को साथ देख फिर से वो दुखी होता है। अब लू चैंग को यकीन होता जा रहा है कि मिंगशू उससे नहीं बल्कि शू बाओ से प्यार करती है। 做我女朋友的。 शू बाओ अपने कजन याओ याओ से जाके मिलता है और उससे कहने लगता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, पर वो मुझे लिफ्ट नहीं करा रही। वो पूछती है कि कजन क्या मैं इस मामले में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम बस मुझे उसका नंबर दे दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि याओ याओ को पता ही नहीं कि उसका भाई भी मिंगशू को लाइक करता है। अगर ये बात उसे पता होती तो वो कभी भी अपने कजन की हेल्प ना करती। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ मॉम मिंगशू से पूछती है कि बेटा सर्जरी के लिए तो ढेर सारे पैसे चाहिए होंगे, तुम इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाओगी। वो कहती है कि मॉम मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी, आप ही तो मेरी सब कुछ हो, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। तभी शू बाओ वहीं पे आता है। मिंगशू उसे बाहर ले जाती है। फिर वो उससे कहने लगता है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने अपना समझ के मुझसे हेल्प ली। मैं भी तो तुम्हारे घर हर रोज खाना खाने आ जाता था, तुम्हारे मुझ पे बहुत से एहसानात हैं। वो कहती है कि शू बाओ अब तुम बस भी करो। तभी मिंगशू को याओ याओ की कॉल आती है, जो उससे कहने लगती है कि कल रात मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम वहाँ पे जरूर आना। ये बात सुनते ही शू बाओ के दिल में हलचल होने लगती है। इसने तो मिंगशू को प्रपोज करने का प्लान बना लिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और वहीं दूसरी तरफ उजड़ा चमन मतलब कि लू चैंग को हम उदास हालत में देखते हैं।
हाय, ये प्यार की फीलिंग्स बड़ी तकलीफदेह होती हैं। याद करते करते जिंदगी गुजर जाती है। लो चैन तो दुखी है पर मिंगशु का हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। दोनों को एक दूसरे की याद सता रही है। अगली रात को सभी गेस्ट याओ याओ के बर्थडे पार्टी में आ पहुंचते हैं। शुभाओ अपने कजन से पूछने लगता है कि मिंगशु अभी तक क्यों नहीं आई। वो कहती है कि जल्दी किस बात की है, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो जरूर आएगी। लो जी, नाम लिया और बंदी हाजिर हो गई। मिंगशु को देखते ही शुभाओ का चेहरा खिल उठा। याओ याओ मिंगशु को बताने लगती है कि आज मेरा बर्थडे नहीं है बल्कि शुभाओ का बर्थडे है। इसने मुझसे झूठ बोलने को कहा। ये सुन मिंगशु कहती है कि शुभाओ, तुम्हारा बर्थडे तो नेक्स्ट वीक है ना, फिर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। वो कहता है कि हाँ, छोड़ो इस बात को। सुनो लोगों, आज मैं कुछ स्पेशल अनाउंस करने जा रहा हूँ। मिंगशु, मैं काफी टाइम से तुम्हें लाइक करता आया हूँ, पर अफसोस मैं आज तक तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता पाया। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अब्रॉड से वापस आया हूँ। तुमने भले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था, पर मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, सो प्लीज मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। सब लोग क्लैपिंग करते हुए कहने लगते हैं कि लड़की हाँ बोल दे, मौका जाया मत कर। इससे अच्छा लड़का तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। ये खतरनाक नजारा देखते ही लू चैंग का खून खौल उठता है। वो मिंगशु से कहने लगता है कि ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, सोच समझ के जवाब देना, जल्दी मत करना। ये सुन शुभाओ कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो मिंगशु, तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये पागल हो गया है। लू चैंग मिंगशु से कहता है कि मैं अभी के अभी तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुमने अपनी हद क्रॉस कर ली। ये सुन शुभाओ कहने लगता है कि बॉस, सुननी तेरी बक बक, ये कंपनी तेरे अकेले की नहीं है, इसमें मेरे फादर के भी शेयर्स हैं। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मिंगशु को फायर करते हो। मिंगशु लू चैंग से कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आज मुझे पता चल ही गया कि तुम कैसे इंसान हो। सुनो शुभाओ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी, पर अब मैं उससे नफरत करती हूँ। उसका असल चेहरा मेरे सामने आ चुका है। अब मैं चलती हूँ, बाय। मिंगशु की बातों ने लू चैंग के दिल को जख्मी कर दिया है। सारी गलती इसी की है। इसकी बेवकूफाना बातों ने मिंगशु को इससे दूर कर दिया है। अगर ये मिंगशु पे बिलीव करता तो आज ये इस हाल में ना होता। उसके बाद हम देखते हैं कि लू चैंग काफी मायूस हो गया है। इसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। ये अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा। अब जाके इसे एहसास हुआ कि मिंगशु सिर्फ उससे ही प्यार करती थी। इसने मिंगशु के साथ गलत किया। इसकी तीखी जबान ने अच्छी भली लव स्टोरी को ब्रेक लगा दिया। लू चैंग मिंगशु को मैसेज करके उससे कहता है कि तुम काम पे वापस आ जाओ, मैंने अपना डिसीजन वापस ले लिया है। शाम को मिंगशु ऑफिस आती है ताकि अपना सामान उठा सके, पर इसके हाथ में रेजिग्नेशन लेटर भी है। ये देख लू चैंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें रिजाइन करने की परमिशन किसने दी? मैं ये हरगिज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम कहीं नहीं जा रही। वो कहती है कि अरे वाह, तुम तो बड़े दिलचस्प इंसान हो। कल रात किस गधे ने सबके सामने मुझे जॉब से निकाला था? क्या वो तुम थे या तुम्हारी कोई आत्मा थी? वो कहता है कि हाँ, वो मैं था, पर मुझे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था, तभी मैं बह गया था। ये देखो उसका निशान। वो कहती है कि ओ अच्छा, तुम तो झूठ बोलने में माहिर हो। मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो अपना रौब जमाते हैं और किसी पे बिलीव नहीं करते। तुम भी उनमें से एक हो। तभी दोनों के फोन में घंटी बजने लगती है। और ये क्या हो गया? एक्स सेक्रेटरी यांजी ने सीईओ लू चैंग पे इल्जाम लगाया है कि वो अपने एम्प्लॉयज को हरेस करता है। ये न्यूज पढ़ते ही मिंगशु लू चैंग से कहने लगती है कि तुमने तो मुझे कई मर्तबा हरेस किया है। तुम हर रोज मुझे धमकी देते थे, ये करो वो करो, नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। यांजी ने बात तो सही की है। वो कहता है कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है, प्लीज सीरियस हो जाओ। मुझे लगता है कि कुछ लोग मेरी प्रेसिडेंसी के पीछे पड़ गए हैं, वो मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। वो कहती है कि अच्छा तो ये बात है, जो वीडियो वायरल हुई है हमें उसकी फुल कॉपी चाहिए होगी, तभी तुम बेकसूर साबित होगे।
वो कहता है कि सही कहा, पर यांजी एक चालाक लड़की है, उसने वीडियो डिलीट कर दी होगी। वो कहती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, मैं तो रिजाइन कर चुकी हूँ, मुझे तो यहाँ से जाना चाहिए। तुम अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बाय। तो फ्रेंड्स, कहानी वहीं पे खत्म हुई थी जब मिंगशू ऑफिस से चली जाती है, पर कुछ देर बाद ही वो वापस आके लू चैंग से कहने लगती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम सुकून से सो जाना। ये बात सुनते ही लू चैंग के दिल को तसल्ली मिलती है। उसके बाद होता ये है कि मिंगशू अपना घर सेल कर देती है। ये डिसीजन लेना उसके लिए काफी मुश्किल तो था, पर उसे अपनी मॉम का इलाज भी तो कराना है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। वो सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं मेहनत करके फिर से घर ले लूंगी। मिंगशू अपने घर की चाबी एजेंट के हवाले करके अपना सारा सामान लेके जब वो जा रही होती है, तो तभी वहाँ पे शुबाओ आ जाता है और उससे कहने लगता है कि मेरे कजन ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, उसकी वजह से तुम बेघर हो गई। वो कहती है कि इसमें लू चैंग की कोई गलती नहीं, तुम ये बताओ कि अब वो कैसा है। शुबाओ बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे सस्पेंड कर दिया है, अब वो सीईओ नहीं रहा। वो कहती है कि ये तो गलत हुआ, वो बेकसूर है, तुम उसके कजन हो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो कहता है कि बात तो सही है, पर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। वो कहती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये बात सुन के शुभाओ कहता है कि हम साथ में मिलके सच का पता लगाएंगे, पहले हमें ओरिजिनल फाइल ढूंढनी होगी, अगर पूरी वीडियो मिल गई तो लू चैंग बच जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिंगशू हॉस्पिटल पहुंचती है तो लू चैंग वहाँ पे पहले से बैठा होता है। बाद में लू चैंग मिंगशू से कहता है कि मैं बस ये कहने आया हूँ कि तुम आंटी का ध्यान रखो, ऑफिस के बारे में परेशान मत हो, मैं उस इशू को हैंडल कर लूंगा। वो कहती है कि मैं क्यों परेशान होंगी, मुझे तो सस्पेंड कर दिया गया है। लू चैंग शॉक्ड होकर पूछने लगता है कि तुम्हें किसने सस्पेंड किया है। वो कहती है कि तुम्हारी सिस्टर ने। ये बात सुनते ही लू चैंग कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, मैं जाके उससे पूछता हूँ। मिंगशू उसे रोकती है और कहने लगती है कि मत जाओ, यायो की हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, अगर तुमने उसे डांटा तो मैं आगे से अपना ब्लड नहीं दूंगी। तभी मिंगशू को शुभाओ की कॉल आती है, जिसके बाद लू चैंग उससे पूछने लगता है कि तुम क्यों मेरे कजन के साथ घूम फिर रही हो। वो कहती है कि मुझे मेरा काम करने दो फारिग इंसान, तुम यहाँ पे रुको, मेरी मॉम का ख्याल रखो, मुझे कहीं अर्जेंट जाना है, ओके बाय। वो कहता है कि ओए लड़की, मैं सस्पेंड हुआ हूँ पर मैं अभी भी सीईओ हूँ, समझी। उसके बाद होता ये है कि मिंगशू और शुबाओ दोनों साथ मिलके यांजी को जाल में फंसाने का प्लान बनाते हैं। शुबाओ का फ्रेंड यांजी से जाके मिलता है और वो उससे बातें करने लगता है। सही मौका देख मिंगशू वहाँ पे वेटर बन के आती है और वो यांजी के पर्स से हार्ड ड्राइव निकाल के भाग निकलती है। दूसरी तरफ लू चैंग अपनी होने वाली सासू माँ की खिदमत करने में मसरूफ है। इसे नहीं पता कि मिंगशू उसे बेकसूर साबित करने में लगी पड़ी है। उसके बाद शुबाओ मिंगशू से कहता है कि मैं तो तुम्हारा असिस्टेंट बन के घूम रहा हूँ, इससे मेरा क्या फायदा, तुम तो मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो। वो कहती है कि ये फजूल की बातें मत करो, बस इतना बताओ कि हार्ड ड्राइव से ओरिजिनल वीडियो रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। वो कहता है कि 2 दिन तो लग ही जाएंगे। वो कहती है कि ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो, मैं हॉस्पिटल चलती हूँ, बाय। उसके बाद जब मिंगशू हॉस्पिटल जाती है तो लू चैंग उससे कहने लगता है कि मैंने सर्जरी के पैसे जमा कर दिए, तुम अपना घर वापस ले लो। वो कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, मुझसे पूछा क्यों नहीं, तुम होते कौन हो अकेले डिसीजन लेने वाले। लो जी, ये दोनों तो उलझ पड़े, कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं, शायद इसी को ही प्यार कहते हैं। खैर, लू चैंग को उसके घर से कॉल आती है, उसे वहाँ पे जाना पड़ेगा। जाने से पहले वो मिंगशू से कहता है कि तुम कल हमारे घर पे जरूर आ जाना, मैं तुम्हें अपनी सिस्टर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वो कहती है कि कैसा इंट्रोडक्शन, हम पहले ही मिल चुके हैं, अब मैं उससे क्या बोलूंगी, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले तुम घर जाओ।
ओके। अगली सुबह मिंगशू याओ से मिलने जाती है और वो उसे सॉरी बोलती है, पर याओ से कहती है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम बस यहाँ से चली जाओ। दरअसल याओ इस वजह से नाराज है क्योंकि लू चैंग और मिंगशू में से किसी एक ने भी उसे ये बात नहीं बताई कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। इसकी नाराजगी तो बनती है। खैर, बाद में मिंगशू लू चैंग से कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी सिस्टर सेंसिटिव है, फिर तुमने उसे सब कुछ क्यों नहीं बताया? तुम्हें किस गधे ने सीईओ बनाया? तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी शुभो की आवाज आती है कि मैंने ओरिजिनल वीडियो अनलॉक कर ली है, जल्दी से आके देखो। दोनों वहाँ पे जाते तो हैं, पर मसला ये है कि वीडियो में रोमांटिक सीन्स भी हैं। शुभो और ग्रैंडमा सब कुछ देख चुके हैं। दादी माँ दोनों से कहने लगती है कि हम तो चले काम से, तुम दोनों वीडियो देखो आराम से, बाय बाय। ये बात सुनते ही हमारे हीरो हीरोइन शर्मा से जाते हैं। दोनों चुप हैं, इनके मुंह पे तो ताला लग गई। किसी एक को तो पहल करनी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही सही मौका है। तभी याओ आके अपने भाई से कहने लगती है कि डफर, आई लव यू बोलना मुश्किल है क्या? शुरू होते हो या मैं आके धक्का लगाऊं? अपनी बहन की बात सुनते ही लू चैंग का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और वो फाइनली मिंगशू को अपने दिल की बात बता ही देता है। दोनों की लव स्टोरी चल पड़ी। उसके बाद होता ये है कि लू चैंग फिर से सीईओ बन जाता है। बेचारा शू बाओ अपने जख्मी दिल के साथ अब्रॉड वापस लौट जाता है। ये लड़का तो वाकई में ग्रेट निकला। मिंगशू की खुशी के लिए ये पीछे हट गया। इसे कहते हैं असली कजन और फ्रेंड। खैर, सब कुछ ठीक होने के बाद मिंगशू और लू चैंग हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं। ड्रामे की हुई हैप्पी एंडिंग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।